हेलो बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं थर्मल एक्सपेंशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत मदद करेंगे इस टॉपिक को रिवाइज करने में। इससे पहले मैं इस टॉपिक की सारी थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से उसको देख के आइए और फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए मेरे साथ, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, तो देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन करने की ट्राई करें और फिर देखिए कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो जरा क्या है क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। दो आपके पास कंडीशंस देके रखी हैं। आपके पास टेम्परेचर देके रखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब था गैस का, तो उसकी जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी, 100 सेंटीमीटर क्यूब थी एट नॉर्मल प्रेशर। क्या बात समझ में? तो मैं इस कंडीशन को लिख लेता हूं यहां पे कि मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद इट इज हीटेड, इसको गर्म किया गया। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगी, इसकी वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो देखते हैं जरा, इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको हीट किया गया और टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स वॉल्यूम बिकम्स 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बढ़ गई, बढ़नी ही थी क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी हो गई इसकी, 125 सेंटीमीटर क्यूब एट द सेम प्रेशर। तो प्रेशर की कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। देन वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ द गैस इज, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब इसके गामा की वैल्यू बतानी है आपको। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल 100 है, तो क्या मैं चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकता हूं, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम 100 है, फाइनल 125 है, तो मैं यहां से चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं, डेल्टा V, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि इसका SI यूनिट मीटर क्यूब होता है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ इतना अच्छा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V गामा डेल्टा T। V गामा डेल्टा T, यहां पे डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। गामा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि हमने अभी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि फाइनल वॉल्यूम जो होती है वो किसके बराबर होती है, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ध्यान रखेंगे बस कि हम यहाँ पे फाइनल वाली वॉल्यूम यूज करेंगे यानी 125, लेकिन इस फॉर्मूले में चेंज इन वॉल्यूम। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो गामा निकालने के लिए, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम कितनी है, 25, तो मैं 25 लिख दूंगा। यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल वाली कितनी है, इनिशियल वॉल्यूम 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई में गामा निकालना है, डेल्टा टी कितना है, 80 है। क्या बात समझ में आई? यहां से अगर मैं देखूंगा तो 25 4 जा 100 हो गया, 80 इंटू 4 320, डिनोमिनेटर में जाएगा तो गामा इज इक्वल टू 1/320 पर डिग्री सेल्सियस। 1/320 पर डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब अगर बात करूं इस वाले फॉर्मूले से भी मेरा आंसर आ जाता। V फाइनल कितना है, 125 है, इज इक्वल टू V इनिशियल कितना है, V इनिशियल है मेरे पास 100, अंदर क्या है 1 प्लस गामा डेल्टा T। इस वाले फॉर्मूले से भी आप देखते तो आपका गामा सेम निकल के आता कितना, 1/320 पर डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, एक ही है एक्चुअली में ये। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, क्या क्या आपसे पूछ रहा है, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी की बात कर रहे हैं अभी।
बात समझ में। डेंसिटी, हमने एक्सपेंशन 3 टाइप की पढ़ी है, लीनियर, वॉल्यूम और एरियल। डेंसिटी की बात कहीं नहीं हुई। अभी देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दो चीजें आ गई मेरे पास, ठीक है। मैं यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल डेंसिटी है मेरे पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 100 डिग्री सेल्सियस पर, एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी T2 है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। डेंसिटी क्या हो गई इसकी 9.7, डेंसिटी तो इसकी कम हो गई टेम्परेचर राइज करने से। अब डेंसिटी रिलेट करती है वॉल्यूम के साथ। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम एक्सपैंड करती है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के साथ डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास तो कांस्टेंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी होता है घनत्व, खुली खुले पार्टिकल हो जाएंगे तो वो घने घने नहीं रहेंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी एक्सपेंशन के साथ, याद रखेंगे। यानी हमने एक फॉर्मूला किया था फाइनल वॉल्यूम के लिए, और वो क्या था, V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब बना था, जब वॉल्यूम जो थी वो डेल्टा V से इंक्रीज हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम हो गई V प्लस डेल्टा V। वहां से ये फॉर्मूला निकला। लेकिन डेंसिटी तो कम हो रही है, यानी अगर डेंसिटी में चेंज आया डेल्टा डेंसिटी का, तो जो फाइनल डेंसिटी होगी वो होनी चाहिए डेंसिटी 1 माइनस डेंसिटी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। इसको आप याद रखेंगे कि फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूम जैसा ही है, यहां पे प्लस तो यहां पे आएगा माइनस, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब फाइनल डेंसिटी कितनी है आपके पास? फाइनल डेंसिटी आपके पास है 9.7, तो यहां पे मैं लिख दिया 9.7 इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी कितनी है आपके पास 10 इंटू 1 माइनस गामा, आप यहां से निकालेंगे डेल्टा टी कितना है 100, क्योंकि 0 से 100 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। क्या बात समझ में? तो ये 9.7 इज इक्वल टू 10 वन हो गया 10 माइनस 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000, 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देता हूं इसको गामा। इसको मैं यहां ले आता हूं, 9.7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 रेज़ टू पावर 3 गामा। तो ये मैं माइनस करूंगा तो माइनस का 0.3 इज इक्वल टू माइनस 10 रेज़ टू पावर 3 गामा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और गामा किसके बराबर आएगा 0.3 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 3। लेकिन रुक जाओ, आपको गामा नहीं निकालना, आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है, यानी आपको अल्फा निकालना है। क्या बात समझ में? आपको अल्फा निकालना है। और हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी में ये रिलेशन बताया था, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर होगा गामा डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। तो इसको आपको डिवाइडेड बाय 3 भी करना है। तो अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.3 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 3 और साथ में 3। ये अल्फा निकालने के लिए गामा को हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 3, तब जाके आपका क्या निकलेगा अल्फा निकलेगा। तो बस यही आपका आंसर होगा। तो 3 ये कटेगा तो 0.1, तो 0.1 को मैं 10 रेज़ टू पावर -1 लिख देता हूं। ये 3 भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आई? तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो देखें जरा इसको। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है आपके सामने, ये बनी हुई है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो टाइप के मेटल्स हैं यहाँ पे लगे हुए। इट इज माउंटेड रिजिडली एट द बेस, यहाँ पे ये बंधे हुए हैं, रिजिडली बंधे हुए हैं, यहां से ये हिल नहीं सकते। क्या बात समझ में? एक्सपेंशन जो है एक्स का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो बड़ा है एज कंपेयर टू वाई। बात समझ में आई? व्हेन द बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड बाथ, तो क्या होगा? ध्यान रहे यहां पे कोल्ड बाथ में रखे गए हैं, मतलब इनको कूल किया जा रहा है।
नॉर्मली जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस करते हैं वो इनको हीट करने के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने की कोशिश करूं आपको थर्मल एक्सपेंशन बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था कि मान लिया ये आपके पास दो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, एक है अल्फा 1, एक है अल्फा 2। आपने इनको हीट किया तो ये या तो इस तरीके से बेंड हो जाएंगे या फिर इस तरीके से बेंड हो जाएंगे। क्या हमने ये दो केसेस किए थे? या तो इस तरीके से बेंड होंगे, ठीक है, या तो इस तरीके से बेंड होंगे। ये हमने दो केस किए थे। लेकिन डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से बेंड हो रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा अल्फा किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा एक्सपैंड होना चाहता है। बात समझ में आई? ठीक है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लेंथ ऑफ आर्क भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे इसमें ये बाहर वाली आर्क ज्यादा है तो ये अल्फा 1 होगा, अगर अल्फा 1 जो ग्रेटर देन क्या है? अल्फा 2 है। लेकिन अगर अल्फा 2 बड़ा है और अल्फा 1 छोटा है तो बाहर वाली जो आर्क होगी वो बड़ी है और वो किसकी हो जाएगी? अल्फा 2। लेकिन एक्सपेंशन का केस है। अब यहां पे बात क्या है कि ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने से एक्सपैंड नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी वो ज्यादा होगा जिसका अल्फा ज्यादा है। बात समझ में आई? यानी x का अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, ज्यादा छोटी हो जाएगी, दोनों की छोटी होगी लेकिन ज्यादा छोटी किसकी होगी? x की। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां पे दो केसेस हो सकते हैं। ये ऐसे भी बेंड कर सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी बेंड कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से बेंड करेगा। ये है x, ये है y। या फिर ये इस तरीके से बेंड कर सकता है, ठीक है, ये और ये। क्या बात समझ में? ये y और ये x। तो ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट साइड में बेंडिंग और ये हो जाएगी राइट साइड में बेंडिंग। तो आपको बताना है कि कौन सी बेंडिंग सही है। अब इसको ठंडा किया गया है, यानी x वाला जो होगा वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू y वाले से, क्योंकि अल्फा ज्यादा है x का। बात समझ में आई? तो छोटे वाली लेंथ किसकी होगी? x की। तो यहां पे आप देखो बाहर वाली आर्क जो होती है वो लंबी होती है, अंदर वाली आर्क जो होती है वो छोटी होती है। बात समझ में आई? तो यानी ये हमारा सही ऑप्शन होगा कि ये लेफ्ट साइड बेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू y। हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाले जो कॉन्सेप्ट किए थे कि जिसका अल्फा छोटा होगा वो कॉनकेव सरफेस बनाएगा, लेकिन वो एक्सपेंशन के केस में है, ये कूलिंग हो रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो केस भी उल्टे हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। क्या बात समझ में आई? ध्यान रहे, ये कूलिंग हुई है, ये क्या हुई है? कूलिंग हुई है, ठीक है। अगर हीटिंग होती तो केस कुछ अलग होते, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। देखो, अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम। एक पेंडुलम वाली रॉड है, ठीक है। पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको याद होगा, ठीक है। अभी देखते हैं उसको। इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर देके रखा है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर आपके पास देके रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ, टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो उसका परसेंटेज इंक्रीज बने, कितनी परसेंट वो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में? तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं चेंज इन टेम्परेचर को थीटा में लिख लेता हूँ, डेल्टा थीटा, क्योंकि टी से मैं टाइम पीरियड को लिखने वाला हूँ। देखो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का 2πL/g, और हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? और ये जो चेंज इन टाइम पीरियड होता है इसका क्या फॉर्मूला किया था हमने? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। क्या है यहाँ पे? हाफ अल्फा क्या है? एक्सपेंशन वाला कोफिशिएंट। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर जो कि गिवन है। टी क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। हमें क्या बताना है? परसेंटेज इंक्रीज। क्या मैं बोल सकता हूं परसेंटेज इंक्रीज ये होगा चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होगा परसेंटेज इंक्रीज।
मतलब मुझको ये वैल्यू निकालनी है, तो टी को मैं शिफ्ट करके यहां ले आता हूं, तो डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू मिल जाएगी मुझको हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो क्या है यहाँ पे हाफ इंटू अल्फा, कितना है मेरे पास, अल्फा है 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 और डेल्टा थीटा कितना है मेरे पास 10, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। लेकिन ये क्या है डेल्टा टी अपॉन टी, ये आया फ्रैक्शनल चेंज। आपको परसेंटेज चेंज बताना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि 10⁻2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 10⁻3%। इतना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास 2 रॉड्स हैं बच्चों, मैं 2 रॉड्स बना रहा हूं यहाँ पे। एक है ब्रास की रॉड, ठीक है, इसका कोफिशिएंट एक्सपेंशन है α1 और इसकी लेंथ है मान लिया L1, ठीक है। और एक है आपके पास स्टील की रॉड, ठीक है, इसका एक्सपेंशन α2 और लेंथ है L2। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस इन द लेंथ विल रिमेन ऑलवेज सेम एट ऑल टेम्परेचर। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, मान लिया L1 माइनस L2, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या है, ऐसे जस्ट इमेजिन करो कि एक है 5 सेंटीमीटर की वायर और एक है 2 सेंटीमीटर की वायर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए हर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी लेंथ चेंज हो जाएंगी, लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ किसी टेम्परेचर पर 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होके 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और इसकी इंक्रीज होके 5 सेंटीमीटर हो गई, दोनों इंक्रीज हो गई, लेकिन डिफरेंस अभी भी कितना है 3 सेंटीमीटर है। वैसे ही मान लिया किसी और टेम्परेचर पर इसकी लेंथ इंक्रीज होके 11 सेंटीमीटर हो गई, इसकी इंक्रीज होके 8 सेंटीमीटर होगी, दोनों इंक्रीज होगी, लेकिन लेंथ अभी भी कितनी, डिफरेंस अभी भी कितना है 3 सेंटीमीटर। डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन किस कंडीशन पर। अब ये देखो डिफरेंस क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि 5 से 8 होके कितना इंक्रीज हुई 3, 2 से 5 कितना इंक्रीज हुई 3, फिर 8 से 11 3, यानी डिफरेंस कांस्टेंट तभी रह सकता है अगर चेंज इन लेंथ कांस्टेंट रहे। जितने से ये इंक्रीज हो उतने से ही ये इंक्रीज हो जानी चाहिए, तभी इनका क्या रहेगा डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में। फॉर एग्जांपल आप और आपका छोटा भाई, ठीक है, 2 साल का गैप है दोनों के बीच में, ठीक है, आप हो मान लिया 8 साल के, आपका भाई है 10 साल का, तो गैप कितना है 2 साल का। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ हमेशा गैप कितना रहेगा 2 साल का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए बराबर ही चल रहा है, जितना आगे आप जाओगे उम्र में उतना ही आगे वो जाएंगे, तो डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा 2 साल। वैसे ही डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर चेंज इन लेंथ दोनों में क्या रहे सेम रहे, मतलब डेल्टा L1 जो होना चाहिए वो डेल्टा L2 के बराबर होना चाहिए अगर ये डिफरेंस सेम रहे तो। अब यहां से कंडीशन निकाल लेते हैं हम लोग, तो डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होता है, हमने किया अल्फा L डेल्टा T, तो इसके लिए निकालते हैं α1 L1 डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम, ठीक है, ये α2 L2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो α1 L1 इज इक्वल टू α2 L2। इस कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे। अगर दोनों दो अलग अलग रॉड्स हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है लेकिन डिफरेंस लेंथ का हमेशा सेम रहता है, यानी उनकी चेंज इन लेंथ हमेशा सेम रहेगी, और वहां से ये कंडीशन निकलेगी α1 L1 इज इक्वल टू α2 L2। इसको आप याद रखेंगे, तो अब इसको नोट कर ले, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए स्टील वायर। मान लिया एक स्टील वायर है आपके पास जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है, टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से रेज किया गया, टेम्परेचर जो वो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दीवारें इसको रोकेंगी और यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस। क्या बात समझ में आई?
अब ये यहाँ एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का किया था। कैसे किया था, हमने देखा था कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला किया था, डेल्टा एल अपॉन में एल, अपॉन एल होता है, एल में ऊपर ले गया, बात समझ में। डेल्टा एल का हमने फॉर्मूला लगा दिया था, डेल्टा एल का फॉर्मूला अल्फा एल डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल, तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। ये था थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो कि यहां पे जनरेट होगा इस द्वंद्व की वजह से। अब ये प्रेशर उतना ही होगा जितना ये यहां से एक्सपेंड करना चाह रहा है, मतलब आपको ये बेसिकली स्ट्रेस ही निकालना है। दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस कंप्रेसिव प्रेशर। क्या बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये प्रेशर निकालना है या स्ट्रेस निकालना है, y अल्फा डेल्टा टी। तो y की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो y कितना है 2 इंटू 10⁻11 ये रहा। अल्फा कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस को राइज किया है, तो 100 यहाँ पे आ गया, तो कितना आ गया मेरे पास 1.1 इंटू 2 कितना हो गया 2.2 इंटू 10⁻11-5 6, और ये 2 0 और भी है तो +2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 2.2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करें, फिर करते हैं नेक्स्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ ए ब्रास रॉड। तो पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि एक स्टील रॉड है और एक ब्रास रॉड है, तो मैं और क्या है कि स्टील रॉड 5 सेंटीमीटर लंबी है, किससे, ब्रास रॉड से। तो लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 5 इंटू 10⁻², तो ये 5 इंटू 10⁻² मीटर लंबी है, किससे, ब्रास रॉड से। ये तो लिखा है लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज इतनी लॉन्गर देन दैट ऑफ ए ब्रास रॉड, तो लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज इतनी लॉन्गर देन ब्रास रॉड। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ स्टील रॉड माइनस लेंथ ऑफ ब्रास रॉड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आगे ये लिखा है इफ दिस डिफरेंस ऑफ लेंथ इज टू रिमेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। अभी हमने किया डिफरेंस ऑफ द लेंथ इज टू रिमेन सेम, अगर डिफरेंस ऑफ लेंथ हमेशा सेम रहना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, चेंज इन लेंथ जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए। और यहां से हमने क्या कंडीशन निकाली थी, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, मतलब यहां पे हमारा क्या होना चाहिए कि लेंथ ऑफ स्टील रॉड मल्टीप्लाई में अल्फा ऑफ स्टील रॉड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास रॉड इंटू अल्फा ऑफ ब्रास रॉड। ये वाली कंडीशन यहां पे ट्रू होनी चाहिए, और मुझे निकालना है यहां पे ब्रास रॉड की लेंथ। क्या बात समझ में आई? तो मैं स्टील की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं स्टील की जगह लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻² प्लस ब्रास रॉड, ये गिवन है, ये निकालना है, ये गिवन है, तो यहां से लेंथ ऑफ ब्रास रॉड मेरी निकल के आ जाएगी। स्टील रॉड की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्टील रॉड की जगह मैं लिखूंगा 5 इंटू 10⁻² प्लस लेंथ ऑफ ब्रास रॉड, फिर लिखूंगा मल्टीप्लाई में अल्फा एस कितना है मेरे पास 12 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास रॉड, और मल्टीप्लाई में लेंथ अल्फा बी कितना है मेरे पास 18 इंटू 10⁻6, 18 इंटू 10⁻6। यहां से लेंथ ऑफ ब्रास रॉड निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आप इसके बाद खुद करेंगे। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रास रॉड का वो आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? तो ये थे बच्चों थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी आपको रुकना नहीं है, यहां से आपको बस आइडिया लगा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आप खुद से और ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, क्वेश्चन ढूंढे PYQ से, गूगल से, ठीक है, और उन्हें ट्राई करें, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? फिर भी कोई पर्टिकुलर डाउट्स अगर आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस डाउट को लेके वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे लगता है कि उस डाउट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू।